प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, डियर स्टूडेंट्स, 11th बायोलॉजी में हम लोग किंगडम मोनेरा ये पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स सबको इंक्लूड किया गया है। इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया को पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज देखेंगे माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीटस। इन तीनों को देखना है। सबसे पहले आइए देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा PPLO फेमस नेम है, ध्यान रखना। इसका मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फुलफॉर्म पूछ देता है। निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, पी साइलेंट है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ज्ञात कोशिका, यानी दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। सबसे छोटी अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है कौन? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछता है कि अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है लिविंग सेल्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है। और एक नाम से इसको जानते हैं, ये किस नाम से जानते हैं? वनस्पति जगत का जोकर, विदूषक, जोकर ऑफ बॉटनिकल किंगडम, कह लीजिए बायो किंगडम। यानी कहने का मतलब ये है वनस्पति जगत का जोकर, विदूषक। क्यों? क्योंकि अपनी शेप को, अपने आकार को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, उसका भित्ति अब्सेंट होती है। और ये ध्यान रखेंगे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये चूहों में सबसे पहले मुख्य रूप से, कुछ पशुओं में कर सकते हैं, कैटल्स में, ये निमोनिया रोग काज करने के लिए जिम्मेदार माने गए। यानी ये निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा अगर देखा जाए तो इनके डिस्कवर के बारे में, खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा की खोज जो है नोकार्ड और रॉक्स, ये दो साइंटिस्ट हैं, नोकार्ड और रॉक्स, नोकार्ड एंड रॉक्स, इन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को खोजा था। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। नोकार्ड और रॉक्स ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इनके साइज की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विद, इनकी देखा जाए ये साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर के ये 0.3 माइक्रोन मीटर तक हो सकते हैं। बहुत सूक्ष्म रचना है, अब तक ज्ञात ये सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाने जाते हैं। संरचना देखेंगे माइकोप्लाज्मा की। पहले ही बता दिया कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट है।
इसीलिए अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। तो आइए इसकी संरचना देखते हैं, कुछ कलर चाक ले लें। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये इसीलिए बहुरूपीय हैं। ये अपना आकार कह लीजिए चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। माइकोप्लाज्मा में सबसे बाहर एक त्रिस्तरीय 3 परतीय झिल्ली पाई जाती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है मुख्यतः। आइए इनकी संरचना देखते हैं माइकोप्लाज्मा की, कि किस प्रकार की इनकी संरचना होती है। तो ये 3 लेयर्ड लाइपोप्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर। ये देखिए, ये दिखाएंगे, ये 3 परत दिखा लीजिए इसमें, 3 लेयर्ड। ये त्रिस्तरीय 3 परतीय झिल्ली है। ये सबसे बाहर ध्यान रखेंगे, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी कहिए, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये कितनी है, मैंने पहले बताया 3 लेयर्ड। डायग्राम में ही सब लिख देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी से आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। 3 स्तरीय सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये लगभग 70 to 120 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनिंग होती है। 70 से लेकर के 120 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। इसकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की। सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और अंदर चलेंगे इसके तो साइटोप्लाज्म होगा, उसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको क्या बोलेंगे, डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक एसिड दोनों यानी पाए जाते हैं। डीएनए एंड आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, आरएनए भी होता है और डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए जो होता है, मुख्य रूप से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए को दिखा देंगे किस तरीके से वो वाइल्ड रहता है। ये डीएनए है, डबल हेलिक्स। आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स, दोहरे बलय का बना होता है। और कुछ ऐसे जगह हैं जहां डीएनए सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। तो आपको शायद पता हो कि डीएनए कहाँ सिंगल हेलिक्स मिलता है। ये बहुत ढेर बार, कई बार आपको ये प्रश्न पूछे हैं, बताए हैं। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया करता है कि सिंगल हेलिक्स डीएनए कहाँ पाया जाता है। डबल हेलिक्स तो सब जगह है, इसलिए आपको सिंगल हेलिक्स डीएनए याद कर लेना है कहाँ पाया जाता है।
माइकोप्लाज्मा में डबल हेलिक्स होता है। प्रश्न पूछे तो इसका मतलब ये ना समझना, ये डीएनए है, डीएनए। सिंगल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, ध्यान देना। कहाँ पर? बैक्टीरियोफेज EM13 और किसमें पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज 5x174 लिखाए है, पूर्व में बताए हैं। तो ये डीएनए है, लगभग 4%, 4% ये इसकी मात्रा होती है डीएनए की। इसके अलावा इसमें आरएनए बीच बीच में दिखा लेंगे कि ये आरएनए भी उपस्थित हैं। ये आरएनए है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल के रूप में, कणिकाकार ऐसे। दीज आर राइबोसोम्स। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ये राइबोसोम्स हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं राइबोसोम। 70S टाइप के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें आप दिखा देंगे कि पाए जाते हैं, ये उपस्थित हैं। और इसके अलावा ये इसमें साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म ये भी उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इनको आपको ध्यान में पाया जाना देना है कि आरएनए और डीएनए दोनों ही उपस्थित है, न्यूक्लिक एसिड कहलाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित है। सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड है, 3 परती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। और इसके अलावा इनमें जो बता दिया गया है कि राइबोसोम्स हैं वो ग्रेन्यूल टाइप के हैं। 70S यानी 70S प्रकार के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन होती है 50 to 80%। दिखा लीजिए, ये प्रोटीन ग्रेन्यूल है। साइटोप्लाज्म में बिखरे हैं। ये प्रोटीन ग्रेन्यूल है, जिसका नाम लिख दें कहीं। ये कण की जैसी रचना, ये प्रोटीन ग्रेन्यूल, प्रोटीन ग्रेन्यूल पाई जाती है। ये लगभग 50 to 80% है, 50 से लेकर के 80% ये प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होती है। ये माइकोप्लाज्मा की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखना। इस तरीके से माइकोप्लाज्मा की संरचना का वर्णन कर देना है आपको। देखिए, 2 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बता दें कि माइकोप्लाज्मा में जो होता है, ध्यान रखेंगे, वो मीसोसोम एब्सेंट होता है। मीसोसोम एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये 2 बातें याद रखना, बहुत पूछता है कंपटीशन के लिए, नीट में और इसमें नर्सिंग वगैरह में बहुत पूछा है कई बार। तो इसको याद रखना, माइकोप्लाज्मा में मीसोसोम
मीसोसोम absent and plasmid present। मीसोसोम से बैक्टीरिया में था, याद होगा, रेस्पायरेशन करता है, श्वसन से संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया के समजात है वो, और यहाँ मीसोसोम अब्सेंट है। और प्लाज्मिड यहाँ पर बैक्टीरिया में भी प्लाज्मिड आपको याद होगा पाया जा रहा था, एफ फैक्टर, आर फैक्टर, पोल फैक्टर बताए थे, पढ़ाए थे। तो यहाँ पर प्लाज्मिड उपस्थित है यहाँ पर इनमें भी, बट मीसोसोम्स क्या है, अब्सेंट है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। अब आगे देखेंगे माइकोप्लाज्मा जो है, ध्यान रखेंगे कुछ उससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। माइकोप्लाज्मा मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका संचरण होता है, ये रोग काज करता है, पैदा करता है डिजीज। ये पौधों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन में, मनुष्य में भी कह लीजिए, ये डिजीज काज करता है, रोग उत्पन्न करता है। और दूसरी बात, इनका जो कंट्रोल है वो पेनिसिलिन से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल पर कार्य करता है, उसको नष्ट करता है। लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं है, इसलिए पेनिसिलिन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग होता है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का प्रयोग होता है, ये याद रखना, ये भी पूछता है। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है इनके कंट्रोल में, मेजर कंट्रोल में, ये ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो डिजीज काज करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा होमिनिस, यम मीन्स माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल माने जननांग शोथ, जो जननांग है, सेक्स ऑर्गन, उन जननांगों में क्या उत्पन्न करता है, शोथ, ये ध्यान रखेंगे। और एंड प्लूरोनिमोनिया तो करेगा ही, प्लूरोनिमोनिया ये भी उत्पन्न करता है। ये मनुष्य के लिए रोग की बात की है, काफी कभी कभी पूछ देता है कि मनुष्य में होने वाले 2 रोगों के नाम, तो 2 रोग कम से कम याद रखें। इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा सैलिवेरियम, सलाइवा से, माइकोप्लाज्मा सैलिवेरियम, ये रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पायरेशन श्वसन से संबंधित रोग पैदा करता है। रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कह सकते हो, श्वसन से संबंधित बीमारी पैदा करता है। इसी तरीके से एक है माइकोप्लाज्मा एगैलेक्टी, माइकोप्लाज्मा एगैलेक्टी, ये इसकी स्पीसीज जो है स्मॉल से लिखेंगे, एगैलेक्टी, ये भी स्मॉल से होगा। स्पीसीज का नाम ध्यान रखना, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और उसका जीनस का नाम कैपिटल लेटर में। तो ये कैपिटल लेटर में माइकोप्लाज्मा एम, और यहाँ पर सैलिवेरियम लिखे हैं अगर तो स्मॉल से, होमिनिस स्मॉल से एच, एगैलेक्टिया स्मॉल से ए। ये 2 नाम पद्धति बाइनामियल नामनक्लेचर पढ़ा दिए हैं, झटके में लिखते हैं तो कभी कभी लिखा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है हमेशा। तो ये भेड़ बकरी में कह लीजिए क्या करता है, एगैलेक्टिया एक बीमारी होती है,
तो ये एगेलेक्टिया ये रोग पैदा करता है। किसमें करता है? भेड़ है, बकरी है, इनमें sheep goat एगेलेक्टिया डिसऑर्डर ऑफ sheep एंड गोट, तो ये पैदा करता है, याद रखें। इसी तरीके से ये कुछ पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी डिजीज काज करते हैं। जैसे कुछ रोग है बंकी टॉप ऑफ पैपाया, बंकी टॉप ऑफ पैपाया, पपीते का पत्तियां जो ऊपर की होती हैं चूर्णिल हो जाती हैं, तो बंकी टॉप किसमें ये होता है? पपीता में। बंकी टॉप ऑफ पैपाया, पपीते का चूर्णिल रोग कह सकते हैं हिंदी में, पपीते का चूर्णिल रोग हो गया। यहाँ बंकी टॉप का मतलब वही है, चूर्णिल रोग। तो पपीते का चूर्णिल रोग किससे होता है? ये होता है किससे? माइकोप्लाज्मा से। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे लीथल लीफ ऑफ ब्रेंजिल, लीथल लीफ नहीं, लीथल जो बीमारी होती है ध्यान रखेंगे, ये लीथल येलोइंग नारियल में होता है। ये लीथल येलोइंग ये बीमारी होती है, ध्यान रखेंगे नारियल में, और वो होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल। बैगन में ये बीमारी होगी, बैगन का लघु पर्ण, उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल। और लीथल येलोइंग ऑफ इसका लेंगे कोकोनट, नारियल में देखेंगे कोकस न्यूसीफेरा बॉटनिकल नाम है। और सैंडल स्पाइक ये चंदन में है, चंदन का स्पाइक रोग, चंदन स्पाइक ये भी बीमारी है। तो ये पौधों में भी बहुत ढेर सारे रोग होते हैं, इनको याद रखना है। और इनका कह लीजिए एक जीव से दूसरे जीव में जो ट्रांसफर होना जाना है, संचरण होना है, वो मुख्य रूप से ग्रास हापर चूंकि पत्तियों को खाता है, रोगी पौधे के खाया, दूसरे स्वस्थ पौधे का है तो वहां पहुंच जाएगा। इसके अलावा कस्कुटा रिफ्लेक्सा यानी अमरबेल एक पौधे से दूसरे पर बल्लरी उसकी जाती है, चढ़ती है, जिस रोगी पौधे पर उससे दूसरे पर जाएगा तो वहां पहुंचा देगा, इससे भी जाता है। मनुष्य स्वयं कार्य करता है, रोगी पौधे को टच करेगा तो दूसरे को करेगा, उससे चला जाएगा। कभी कभी कलम बांधते हैं एक से दूसरे में, रोगी से स्वस्थ की बांधेंगे तो उसमें चला जाएगा। इनका ट्रीटमेंट वही गर्म पानी से उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन इन एंटीबायोटिक का प्रयोग करके माइकोप्लाज्मा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। याद रखना इतनी पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता दी है। बुक में नहीं मिलेगा इतना जितना आपको बता दिया गया है, और ये हमेशा कॉलेज तक आपको काम करता रहेगा। हर कंपटीशन के लिए पूरी चीजें मिल गई और बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में दूसरा देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग इसके बाद साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइनोबैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यहाँ न लिखे, अभी बाद में लिख लेंगे हम लोग, पहले इसके नाम पूरे जाने आप। साइनोबैक्टीरिया, इनको रखा गया था पहले मिक्सोफाइसी, अथवा लगा के लिखते जा रहे हैं, मिक्सोफाइसी, CEAE, मिक्सोफाइसी, इन्हीं को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले इनको शैवालों के साथ रख दिया गया था, ये मान करके कि ये भी शैवाल है, बट इनको बाद में बैक्टीरिया के साथ इंक्लूड किया गया ग्रुप में, साइनोबैक्टीरिया कहा गया, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इनको वहाँ रखना उचित नहीं है, इसलिए इनको बाद में प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रख दिया गया, यानी बैक्टीरिया ग्रुप में आ गए, मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर इनको ले आकर के इंक्लूड किया गया। ये ध्यान रखेंगे, जो साइनोबैक्टीरिया, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी हम लोग कह रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन बॉन्ड कैसे हैं, ऑर्गन है, मेम्ब्रेन जो कह लीजिए झिल्ली वाले अंग हैं, कोशिकांग हैं, वो अब्सेंट होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन अब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन आर अब्सेंट, ये नहीं पाए जाएंगे, जैसे माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज है, ये सारे ऑर्गन जो होते हैं कैसे होंगे, ये अब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाएंगे, पहले ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, बल्कि डीएनए का बना हुआ जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ये सब क्या है, अब्सेंट होते हैं। और ये नीले रंग का इसके मुख्य कारण होता है फाइकोसाइनिन, इसमें पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन पिगमेंट उपस्थित होता है, ध्यान रखें। इस फाइकोसाइनिन जो पिगमेंट है, साइनिन CYANIN कर लें, CYA साइनिन, इस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण इनका रंग कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो पिगमेंट बताया कि फाइकोसाइनिन है, तो इसमें मुख्य रूप से फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन पाए जाते हैं। फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, ये मुख्यतः इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पूछ सकता है, ध्यान में रखना, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जिसे फोटोसिंथेसिस करेगा, जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा,
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होगी, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, बट पिगमेंट हैं जिनको हम लैमेली कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होगा? यहां पर लैमेली है, लैमेली, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। कहने का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, बट पिगमेंट हैं, प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, जिसके द्वारा ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इनमें स्टोरेज जो फूड मटेरियल है वो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है और साथ में प्रोटीन ग्रेन्यूल होते हैं। तो स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टोरेज फूड क्या है? साइनोफाइसियन स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल। ये संचित भोजन पूछ देता है क्या है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, मेन ये तो रहेगा ही। और ये मुख्य साइनोफाइसियन स्टार्च, ये इसमें जो है संचित भोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बनाता है। और ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, परंतु पिगमेंट क्लोरोफिल ए और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन के नाम से जाना जाएगा, कैरोटीन, ये सब प्रेजेंट है। ये भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। इसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। देखिए एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लें कि किस प्रकार से इसकी संरचना है। सेलवाल प्रेजेंट होगी। देखिए इसकी संरचना देखिए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे इंपॉर्टेंट बातें सब हमने लिख दी। एक जो है साइनोबैक्टीरिया की नीलहरी शैवाल की संरचना हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, क्योंकि ये भी ऑटोट्रॉफ्स है। कभी कभी पूछ देता है स्वयंपोषी प्रोकैरियोट की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र स्वयंपोषी जो है इसी का बनाएंगे। किसका? ब्लू ग्रीन एल्गी का। क्योंकि आपने देखा माइकोप्लाज्मा भी पैरासिटिक नेचर का है, परजीवी है या सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है। बैक्टीरिया में भी देखें कि उस तरीके की सिस्टम नहीं है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिगमेंट लैमेली उपस्थित हैं, कुछ पिगमेंट पाए जा रहे हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे। तो आइए देखते हैं एक उसकी संरचना साइनोबैक्टीरिया की, उसकी सेल की। तो सबसे बाहर इनमें ध्यान रखेंगे सबसे बाहर सेल वॉल होगी, उसका भित्ति पाई जाएगी, बट सेलुलोज की नहीं बनी है। यहाँ ध्यान रखना, अंतर है। सेल वॉल 4 परतों किसकी बनी होती है? 4 लेयर होती है। और जो बाहरी परत होती है ये म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। 4 लेयर होती हैं, 4 परती होती है, लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। और जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, या समझिएगा संकेत मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान मैंने भूले ना, याद रहे। उसी में लिखा रहेगा, चित्र देखे तुरंत याद हो जाएगा। तो जो आउटर 4 परतों से बनी है, जो आउटर लेयर है, बाहरी परत है, ये म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। म्यूरेमिक एसिड इससे बनी होती है। पूछता है
इसलिए याद रखना म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है आउटर वाल जो होती है, और जो भीतरी वाल होती है उसमें एनेलिन और ध्यान रखेंगे कह लीजिए कि ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। एनेलिन इनर वाली लेयर में, भीतरी भित्ती इनर वाल की बात करें अगर, तो क्या होता है, एनेलिन एमिनो एसिड है एंड ग्लूटामिक एसिड ये पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ध्यान देना, मैंने लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, लिपिड प्रोटीन की बनी हुई, हर एक में पाई जाती है, ये आपको पता ही है। सेल वॉल के ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहलाई। ये सेल वॉल के ही पार्ट थे, ध्यान रखना ये, बल्कि इसको मिटा देते हैं, चलो अभी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें इसका जो कह लीजिए कि जीव द्रव्य वाला हिस्सा है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है क्रोमोप्लाज्म और दूसरा होता है सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म सबसे अंदर की तरफ होगा जहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्रोमोप्लाज्म बाहर की तरफ का भाग है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। क्रोमा मीन्स कलर, तो वहां पर पिगमेंट है, जो अभी पिगमेंट की इनमें बात किए थे कि कौन से पिगमेंट थे इसके अंदर, फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, इन सब की बात कर रहे थे, तो वो क्षेत्र होगा। तो अंदर वाला सबसे पहले क्षेत्र जो देख लें, सेंट्रोप्लाज्म वाला हिस्सा, जहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए का बना हुआ, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, आप जान रहे हो, तो प्रोकैरियोट है तो इसके अंदर तो वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होगा नहीं, आप जान रहे हो, इनमें केवल ओनली डीएनए का बना हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियाइड कह लेते हैं, या उसी को क्रोमोसोम कह लेते हैं। तो ये पाया जाएगा, इसका ये मुख्य रूप से क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखेंगे, डीएनए का बना हुआ है, आप सीधे इसको डीएनए लिख लीजिए, चलेगा। ये कौन सा पार्ट होगा, उसका जो है सेंट्रोप्लाज्म वाला भाग होगा, और दूसरा भाग कह रहा है कि उसका क्रोमोप्लाज्म वाला हिस्सा है, जहां पर क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट लैमेली पाए जाएंगे। तो ये पिगमेंट लैमेली भी कुछ दिखा लीजिए, ये नीले रंग के, इसलिए मैंने नीला रंग ही प्रयोग किया है यहाँ, ये पिगमेंट। इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये कण जैसी रचनाएं, और राइबोसोम जो होंगे जानते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। तो ये रचनाएं जो बनी है, ध्यान रखेंगे, ये जो बनी है ये तो पिगमेंट लैमेली है, ये पिगमेंट लैमेली है, लैमेली, LAMELLAE, लैमेली, और इन्हीं के ऊपर ये दिखाए गए हैं राइबोसोम भी प्रेजेंट हैं। राइबोसोम कैसे हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इन्हीं में बीच बीच में आप दिखा लें, ये गैस वैक्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल ये भी पाई जाती है, साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटीन ग्रेन्यूल,
इनके चारों तरफ बनी सुरक्षा के लिए ये सीथिंग कर लेते हैं। ये म्यूसिलेजिनस एक लसलसा आवरण बना लेते हैं। म्यूसिलेजिनस कोट हो सकती है, कह सकते हैं, ये आवरण एक बनाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अपनी ये सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए जेली लाइक कोट बनाते हैं, जिसको जेली लाइक कोट, जेली लाइक COAT कोट ये बना लेते हैं। म्यूसिलेजिनस है, म्यूसिलेजिनस लसलसा एक कोट, कवरिंग, सीथिंग ये बनाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इस तरीके से एक ये कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल की कैसी है संरचना है। इनमें बहुत ढेर सारे जेनरा हैं। आइए देखते हैं कि कुछ जेनरा कौन से हैं इसके अंतर्गत। नास्टाक, एनाबिना, सिलेंड्रोस्पर्मम, नास्टाक, नास्टाक है, और इसमें ये रचना जो यहाँ पर लगी हुई है ये है हेटेरोसिस्ट। ये उसकी सेल्स है वेजिटेटिव। में कोशिकाएं जैसी होती हैं उस तरीके की रचना। अभी जो कोशिका बनाए थे हम लोग, यही एक पार्ट था जो हम लोगों ने बनाया था। हेटेरोसिस्ट भी पाए जाते हैं इनमें। रिवुलेरिया ऊपर हेटेरोसिस्ट होता है, रिवुलेरिया में ऊपर लगा हुआ, और ये लंबी रचना के रूप में सेल्स रहती है। एक ग्रुप है आसिलेटेरिया, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। नास्टाक, एनाबिना, सिलेंड्रोस्पर्मम, आसिलेटेरिया, रिवुलेरिया, ये सब क्या है? ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। इनको एग्जाम्पल कुछ के नाम याद रखना। हेटेरोसिस्ट को याद रखना। हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट जो है, अब ये जो रचना यहाँ बनाए हैं, एक गोलाकार रचना इस तरीके से, उसके चारों तरफ फिर ये वेजिटेटिव सेल्स लगी है, देख रहे हैं। तो यहाँ एक पोलर नोड्यूल होता है, दोनों ध्रुवों को जोड़ता है। ये पोलर नोड्यूल दोनों तरफ है, पोलर नोड्यूल ये इधर भी है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ शीर्ष पर लगा हुआ है, देख रहे हैं। इस साइड में क्यों पोलर नोड्यूल होगा एक तरफ। ये कैसा है? टर्मिनल हेटेरोसिस्ट होगा, हेटेरोसिस्ट ही लगा है, हेटेरोसिस्ट। ये टर्मिनल हेटेरोसिस्ट है। ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट है, बीच में दोनों तरफ से लगी है। तो ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट है। ये टर्मिनल हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट इज द बटन लाइक स्ट्रक्चर, बटन के समान संरचनाएं होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। काफी फायदेमंद होते हैं। एजोला वगैरह का प्रयोग धान की खेती में किया जा रहा है। इनको छिड़क दिया जाता है धान की खेती में, पानी में ये अपने आप फैल करके पूरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, धान को मिल जाती है, अच्छी पैदावार होती है। बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जा रहा है इस क्षेत्र में। तो नास्टाक है, एनाबिना है, एजोला है, बहुत ढेर सारे नीलहरित शैवाल हैं जिनका उपयोग किया जाता है। हेटेरोसिस्ट का उपयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। और ये इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा अलैंगिक जनन भी करते हैं। अलैंगिक जनन क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है, जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन माने वर्धी प्रजनन करना है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसमें और महत्वपूर्ण बात बताने के लिए क्या रह गई, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेंट है, ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, याद रखना। इनमें सेक्सुअल लिख दें, आपको याद रहे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपसेट। कैसे करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ये सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही प्रकार का प्रजनन नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखना, काफी महत्वपूर्ण बातें चर्चा हो गई, अब बहुत हो गया। अगर याद करना तो एक चीज और याद रखना, पेंकराज और ये बेबिन वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने पेंकराज बेबिन इनकी खोज किए थे। पेंकराज एवं बेबिन ये वैज्ञानिक है, कंपटीशन के लिए इन्होंने साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया था और इनको ले आकर के इसके अंतर्गत रखा था मोनेरा किंगडम में, एल्गी से अलग करके। अगला देखेंगे हम लोग एक्टिनोमाइसीटस, थोड़ा सा 5 मिनट का और तो मेंबर सब खत्म हो जाए इसके। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसीटस। एक्टिनोमाइसीटस रे फंजाई, रे फंजाई, एक्टिनोमाइसीटस कह सकते हैं, रे फंजाई कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं? अगर इनको देखा जाए, ये भी ब्रांच्ड है, शाखित, ब्रांच्ड यानी शाखित है। इनका जो है फिलामेंटस है, तंतुवत धागे जैसे हैं, फिलामेंटस यानी धागे जैसी संरचना है, फिलामेंटस माने तंतुवत। और ये कह लीजिए कि मुख्य रूप से फंगस लाइक, कैसे है? फंगस लाइक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कर सकते हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फंगस लाइक स्ट्रक्चर की होती है, इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया था। परंतु ये वास्तव में इनके कैरेक्टर बहुत ज्यादा जीवाणु से ही मिलते हैं। संरचना में भले ही इस तरीके से होते हैं कि फंगस लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, शाखित होते हैं, ऐसी संरचना कर सकते हैं कि ये उनका फिलामेंट है जो काफी ब्रांच्ड शाखित रहता है। ये इस तरीके से लगे रहते हैं। उनका हाइफी तंतु है, माइसीलियम है जो भी कह लीजिए। और ये जब जनन करते हैं तो खासतौर पर इनमें कोनिडिया का निर्माण होता है। इनका जो फिलामेंट है, ये ध्यान रखेंगे, फिलामेंट है, तंतु है, फिलामेंट, तंतुवत है, ब्रांच है, शाखित है, और इनमें कोनिडिया का निर्माण होता है। इसकी रचना कोनिडियोफोर बनाती है, एक स्प्रिंग लाइक संरचना इस तरीके से क्वाइल्ड भी हो जाती है। दीज आर कोनिडियोफोर। और इसके ऊपर ये कोनिडियोफोर है वास्तव में, इसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं, कोनिडियोफोर कहलाएगी, CONIDO, कोनिडियोफोर, DIO
IOPHORE, कोनिडियोफोर। इसके ऊपर लगते हैं क्या, कोनिडिया चेन में। ये कोनिडिया द्वारा ही ये जनन करता है मुख्य रूप से। ये कोनिडिया इससे चेन में लगे हैं, टूटेंगे। ये सिंगल कोनिडिया है। सिंगल कोनिडिया है। ये जर्मिनेट होता है कोनिडिया। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो कोनिडिया क्या होगा, जर्मिनेटिंग कोनिडिया। तो इससे एक जर्म ट्यूब निकलेगी, जर्मिनेटिंग कोनिडिया अंकुरित होगी और ये माइसीलियम को बना। तो इस तरीके से ये प्रजनन करते हैं। ये जनरली सेप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, इसलिए इनको रे फंजाई मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये अपघटन का कार्य, एक डीकम्पोजर समूह के एक मेंबर हैं, अपघटित करते हैं, सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं क्योंकि डीकम्पोजिशन करते हैं, अपघटन करते हैं। बहुत ढेर सारे एक्टिनोमाइसिटीज हैं जो बहुत फायदेमंद हैं। एक ग्रुप ही है इनका जो कि एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। तो एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग करते हैं, जानते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उनके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के लिए इतना मैं समझता हूँ कि आपको पर्याप्त है और इसको आप जो है ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे, कर लेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेंबर मेरे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और जीव विज्ञान के क्षेत्र में संसाधन अपने पास जरूर कम है, पर इससे बेटर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं दे सकता है। ये मेरा चैलेंज है। बनाने के लिए लोग बहुत वीडियो बनाएंगे, परंतु ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्वालिटी हो सकती है कि बनाने की, मोबाइल के बने हुए होने के कारण उसकी उतनी जो है लोकप्रियता न हो। धन्यवाद।